नमस्कार सभी यूट्यूब साथियों। दोस्तों, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की, जिसमें आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स कवर रहते हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी, एलटी, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से हमसे यानी कि हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इनका पीडीएफ वर्जन भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे इनका पीडीएफ वर्जन ले सकते हैं। इस गैस सो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ये जॉन किट्स की बायोग्राफी आज मैं लेकर के आया हूँ। चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हम लोग आपको बता दें अपने बारे में दोस्तों, पिछले 15 सालों से मैं अपने शहर में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं अपने 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 क्षेत्र में बहुत सारे। सो दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी की एक शुरुआत हमने की है आप लोगों के लिए। एक प्लेलिस्ट इसकी मैंने बना दी है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत शानदार नोट्स और बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बात शुरू करेंगे जॉन किट्स की बायोग्राफी से। जॉन किट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी के लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ये। दोस्तों, जॉन किट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये एक रोमांटिक एज के कवि माने जाते हैं। रोमांटिक एज के ये कवि माने जाते हैं। देखिए, रोमांटिक एज की ये सेकंड जनरेशन के कवि कहे जाते हैं। रोमांटिक एज को दो जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन जिसमें आपके विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज आते हैं। आपके दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज। सेकेंड जनरेशन के अंदर आपके जॉन किट्स, पीबी शेले और लॉर्ड बायरन। यस, यानी कि तीन आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं और तीन आपके ये सेकंड जनरेशन में आते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दो भागों में बटा आपका ये रोमांटिक पीरियड। तो उसी पीरियड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस। तो 2 पीरियड्स आपके यहाँ पर हो चुके हैं रोमांटिक पीरियड के, तो उसी हिसाब से बटा हुआ है ये। और ये रोमांटिक एज के कवि माने जाते हैं दोस्तों। तो पीबी, अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पीबी शैले सॉरी ये जॉन किट्स के साथ में रोमांटिक एज के और कवि कौन से थे। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूँ मैं आपको, जॉन किट्स के साथ में जो आपके रोमांटिक एज के कवि थे वो तो पीबी शैले और लॉर्ड बायरन। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पीबी शैले सॉरी जॉन किट्स कौन से जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे। तो आप बताएंगे बच्चों यहाँ पर कि जॉन किट्स जो है आपके सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे। इनको सेकंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट माना जाता है। ओके दोस्तों, अगर बात करूँ उनके बर्थ की तो यहाँ पर इनका जो बर्थ दर्शा रहा है वो है 31 अक्टूबर 1795, यानी कि 31 अक्टूबर 1795। बहुत लंबा जीवन काल इनका नहीं रहा है, लेकिन जितना भी रहा है वो बहुत शानदार रहा है बच्चों। 15 साल की उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बहुत कम उम्र मानी जाती है बच्चों ये, लेकिन जितनी भी थी एक शानदार उम्र थी। शेक्सपियर की तरह इनको भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, लैटिन, ग्रीक, बहुत सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज हम लोग यहाँ पर। बहुत कुछ सीखेंगे जॉन किट्स के बारे में। अगर बात करें गाइस यहाँ पे इनके फादर के बारे में, तो इनके फादर का नाम है थॉमस। ये स्टेबल कीपर थे एक, यानी कि स्टेबल बोलते हैं बच्चों अस्तबल को, यानी कि जहाँ पर घोड़ों का ध्यान रखा जाता हो उसकी बात करते हैं। लेकिन इनके फादर की जो है बच्चों बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी बनी, यानी कि बहुत जल्दी ही इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। और बात करें इनकी मदर की तो माँ का नाम है फ्रांसिस किट्स। यस, इनकी माँ फ्रांसिस किट्स। ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 9, यानी कि मात्र 9 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खोया और 15 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। 9 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था और मदर को खो दिया था इन्होंने अपनी 15 साल की उम्र में, जो कि एक बहुत ही बचकाना एज कह लीजिएगा, बहुत ही छोटी उम्र समझ लीजिएगा। क्योंकि इस उम्र में बहुत ही कम बच्चे, अगर आज की बात करूँ तो शायद संभल पाएँ जब दोनों ही ना रहे साथ में। लेकिन इन्होंने न केवल संभाला अपना आप को बल्कि अपना नाम भी बनाया लिटरेचर के क्षेत्र में। तो सोचिए कितना बड़ा ये इनका काम था। मात्र 25 से 26 साल ये जिए हैं
15 साल की उम्र में इनके माँ और बाप दोनों इनको छोड़ के जा चुके हैं। अगले 10 साल में इन्होंने इतना नाम कमाया अपना कि आज हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है और एक एग्ज़ाम का ये हिस्सा बन चुके हैं। पिता के मरने के बाद इनकी माता ने पुनः शादी कर ली। इनकी परवरिश ग्रैंडफादर के पास हुई। जब इनके पिता एक्सपायर हुए तो इनकी माता जी ने पुनः शादी कर ली। इनकी जो परवरिश हुई है पूरी, वो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के पास हुई है। 15 वर्ष की आयु में इन्हें अप्रेंटिस के लिए भेजा गया थॉमस हार्मन के पास एडमंटन, जो कि एक सर्जन थे। 15 वर्ष की आयु में इनको भेजा गया पढ़ने के लिए थॉमस हार्मन के पास, जो कि एक सर्जन थे। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने लगभग बच्चों 61 सोनेट्स लिखी होंगी। 61 सोनेट अगर हम लोग बात करें विलियम शेक्सपियर की कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मात्र 61 सोनेट में अपना नाम बनाना सोनेट्स राइटर के बीच में, ये अपना में एक बहुत बड़ी बात है। 1814 में इनकी पहली पोएम आई थी इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। कुछ लोग इसको लेकर के डाउटफुल भी हैं 1813 या 14, तो यहाँ आप लोग दोनों ही डेट याद रखें, 1813 भी 1814 भी। यस, सो इनकी ये पहली पोएम थी इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। 61 सोनेट इन्होंने लिखी है। चार्ल्स काउडन क्लार्क हेडमास्टर के बेटे वॉज हिज फ्रेंड एंड मेंटर। यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, मतलब कोई एक होता है ना गाइड के लिए, जिसको देख करके आपको प्रेरणा मिलती है, या जो आपको पंप करता है, जो आपको पीछे से बोलता है कि नहीं आप कर सकते हैं, कहते हैं ना किसी को प्रोत्साहित करना। तो उसी तरह से ये आपके थे चार्ल्स काउडन क्लार्क, जो हेडमास्टर के बेटे थे, इनके फ्रेंड भी थे और इनके मेंटर भी। 1813 में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया एज ए मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट का नाम था गाइस हॉस्पिटल लंदन। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को उनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हाईलाइटेड हैं। 1813 में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गाइस हॉस्पिटल लंदन में। 1816 his first published poem a sonnet ओ सॉलिट्यूड। 1816 में ही अक्टूबर में दूसरी सोनेट इनकी आई ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये इन्होंने डेडिकेटेड की थी ले हंट को। यस दोस्तों, 1816 में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था मेडिकल लाइसेंस के लिए। इनको मेडिकल लाइसेंस मिल गया दिसंबर में ही, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है इनके लिए। अनाउंस दैट ही वुड बी अ पोएट नॉट अ सर्जन। तो गैस, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें एहसास हुआ कि मैं मेडिकल लाइन के लिए नहीं बना हूँ, यानी कि मैं एक सर्जन लाइन के लिए नहीं बना हूँ, मैं पोएट हूँ। और उन्होंने अपना आप को पोएट घोषित किया और साफ साफ कहा कि मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं एक कवि हूँ और मैं सिर्फ कविताएं लिखूँगा। यस, अब इन्होंने जो कविता लिखी थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड सोनेट इन्होंने जो लिखी है। बच्चों, सोनेट के विषय में आप जानते हो खूब अच्छे से, जब आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है। 16 लाइनों की कविता, जिसका सारा फॉर्मेट आपको पता होगा। बच्चों, ले हंट कौन है, ये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ले हंट को श्रेय जाता है इनकी पहली सोनेट को पब्लिश कराने का। उन्होंने अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में इसको पब्लिश किया। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग आपको समझ में शायद ना आए, कुछ स्क्रीनशॉट लेते समय भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। बच्चों, सभी नोट्स इसी तरह से आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, दोनों भाषाओं में लिखे हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे हुए नोट्स आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, खूब अच्छे से पढ़ें इनको आप लोग और खूब अच्छी तैयारी करें, डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाले हैं ये।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग अपनी बात को लेकर के। अठारह सौ 17 में इनका फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम आया पोम के नाम से। इस वॉल्यूम में आई स्टूड टिपटॉय एंड स्टिप एंड पोएट्री शामिल थी। यानी कि ये दो, देखिए क्या होता है बच्चों, जब आप लोग एक पूरी एल्बम लिख रहे हो तो उस एल्बम में कोई ना कोई एक ऐसा सॉन्ग जरूर रहता है जो पूरी एल्बम को हिट कराता है, हाईलाइटेड रहता है। तो ये वही हाईलाइटेड पोएम है आपकी जो इनकी हिट रही, जिन्होंने इनको हिट कराया। आई स्टूड टिपटॉय एंड स्टीप एंड पोएट्री ये शामिल थी। ये इतना सक्सेस नहीं रहा, इसे क्रिटिकल फेलियर कहा जाता है। बच्चों क्या होता है कि एक बहुत ही कम उम्र का बच्चा जब पोएम्स लिख रहा हो, साथ ही साथ वो अपना पूरा का पूरा पोएटिक वॉल्यूम जारी कर दे, तो जो मार्केट में पहले से ही कवि होंगे महान, उनको ये बात हजम नहीं हुई होगी और इनको ये क्रिटिकली फेलियर कर दिया गया। बच्चों क्रिटिकल फेलियर का मतलब इसी बात से ये दोस्तों, जो आपके आलोचक हैं उन्होंने इसको फेलियर कर दिया है। आजकल आप देख रहे होंगे, देखिए हर दौर में जब भी आप कोई काम करने चलेंगे, कोई ना कोई राइवल आपको अपना दिखाई देगा, तो उसी तरह का राइवल इनके साथ भी खड़े रहते थे। आज भी आप देखिएगा बच्चों, बॉलीवुड स्टार्स की किस तरह से रेल बनाई हुई है आप सभी लोगों ने बाइकआउट के जरिए। तो गैस इसी तरह से बॉलीवुड के अंदर भी अगर आप देखें आज के खान, जो कि इसका काम यही है क्रिटिसाइज करने का ही। सो गैस इस तरह के राइवल्स आपको हर एज में, हर ग्रुप में मिलने वाले हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ पे थके नहीं, बिल्कुल नहीं हार मानी। ले हंट ने इनके एस्से को पब्लिश किया 3 यंग पोएट्स के नाम से। गाइस यहाँ पर बता दूं मैं, ये 3 यंग पोएट्स आपके जॉन किट्स, पीबी शैले और रेनॉल्ड्स। गैस पीबी शैले को आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में ही पीजीटी के, और आपने हो सकता है इसको पढ़ा भी हो, वो शानदार कवि ये रहे हैं। रेनॉल्ड्स का इतना रोल आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। किट्स रोड टू हिज फ्रेंड बेले, व्हाट इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो उनके वर्क को डिनोट करती हैं, और ये कुछ ऐसी लाइन बच्चों जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। सो गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है इन्होंने अपने फ्रेंड्स बेली को लिखी थी। 1818 में ही स्टार्टेड अ वॉकिंग टूर टू स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड लेक डिस्ट्रिक्ट। 1818 में इन्होंने अपना एक वॉकिंग टूर यानी कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ वॉकिंग टूर जारी किया, जो कि जारी किया इन्होंने 1818 में, यानी कि घूमने की शुरुआत की इन्होंने। इसे बोलते हैं वॉकिंग टूर। बच्चों इसी बीच एक बड़ी खतरनाक बीमारी, देखिए ये बीमारी उन दिनों बड़ी घातक बीमारी थी बच्चों। जिस तरह से आज आप कोरोना सुन रहे हैं, उसी तरह की बीमारी ये रही है आपकी टीबी। हर 100 साल बाद कोई ना कोई बीमारी पनपती है, आपको पता है बच्चों, आपने कोरोना काल में सुना होगा। तो टीबी उन दोनों बड़ी खतरनाक बीमारी थी, आज कोरोना चल रहा है। टीबी नाम की बीमारी से इनका भाई टॉम और जॉन किट्स दोनों इसी बीमारी से मरे। ये बीमारी इन्हें विरासत में मिली थी, यानी इनका भाई तो इसी बीमारी से मरा ही था, जिसका नाम था टॉम, और ये खुद भी इसी बीमारी से मरे थे। ले ने इनको पोएट्री लिखने के लिए प्रेरित किया। ले हंट इनका जो फ्रेंड है। कीट्स को सेक्सुअल अट्रैक्शन हुआ इसाबेला जोन्स से, जिससे ये पहली बार मिले थे मई 1817 में। इसाबेला जोन्स की लड़की, जिससे मिले, met first time in May 1817. The Eve of Saint Agnes, Saint Mark's, Bright Star, इन तीनों पोएम की थीम इसाबेला जोन्स को समर्पित थी। यानी कि ये जो इन्होंने 3 पोएम लिखी हैं, सेंट एग्नेस, सेंट मार्क्स, ब्राइट स्टार, इन तीनों पोएम को इन्होंने इसाबेला को समर्पित किया। यस, ये वही जिसको इनको पहली बार में देखते ही प्यार हो गया था। यस दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी कहानी को लेकर के यहाँ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ डाउट है इस लाइन को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको इम्प्रूव कर लेंगे। हालांकि ये बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से लिखे गए नोट्स हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। सो गाइस आप लोग हमें यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि आप सब भी जो तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स तो आप हैं नहीं, आप सभी टीचर्स हैं और सभी बहुत अच्छा ज्ञान लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं। सो आप लोगों को पढ़ाना अपना में एक बड़ी गर्व की बात है। तो मुझे लगा कि मेरे पास नोट्स थोड़े से बाइलिंगुअल है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाए। द लिरिक हश हश ओ स्वीट इजाबेल
रिटन फॉर इसाबेला जोन्स। तो गैस जो लिरिक्स हैं ये इसाबेला जोन्स के लिए ही लिखी गई हैं। किड्स मेट्स फ्रांसिस फैनी ब्राउन। फ्रांसिस फैनी ब्राउन से मिले ये 1818 नवंबर में। ला बेले डेम सेंस मर्सी, गैस ये आपने जरूर पढ़ी होगी अपनी 12th क्लास के अंदर, जब आप 12वीं क्लास में रहे होंगे। ला बेले डेम सेंस मर्सी मतलब ये महिला दया रहित है, यानी कि इस महिला पर दया ना दिखाई जाए। वो बचपन में आपने कभी एक नाटक देखा होगा अलिफ लैला, क्योंकि आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं मैं मानता हूं कि आप सभी लगभग मेरे एज ग्रुप से ही होंगे। अलिफ लैला नाम का नाटक आपको जरूर याद होगा, या फिर आपको याद होगा हातिम ताई, एक फिल्म आई थी। उस फिल्म के अंदर जितेंद्र में एक सीन क्रिएट किया है फिल्म के अंदर, जिसमें दिखाया गया है कि एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। इसमें एक एक्ट्रेस दिखाई गई है जिसके पूरे मुंह पे बाल 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 रह जाते हैं, जिसको जितेंद्र जैसे टच करता है एकदम से वो ठीक हो जाती है। तो उसी तरह की कुछ कहानी आपकी ला बेले डेम सेंस मर्सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हातिम ताई इसको देख के ना बनाई गई हो। कुछ इसी तरह की कहानी है, सपनों में खोया हुआ है और एक सपनों में ही एक महिला से मिलता है, लड़की से मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो इसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, और ये एक झूठा प्यार था। सो ला बेले डेम सेंस मर्सी रिफ्लेक्ट हिज फेलियर इन लव टूवर्ड्स फैनी ब्राउन। लव इन माई रिलीजन, लव इज माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर दैट, आई कुड डाई फॉर यू। फैनी ब्राउन 1819, यानी कि ये जो इन्होंने कविता लिखी है फैनी ब्राउन के लिखी है, फैनी ब्राउन के लिए 1819 में। जुलाई 1818 में he caught a bad cold while nursing his brother Tom। अपने भाई का ध्यान रखते समय इनको 1818 में कोल्ड ने, यानी कि जुकाम ने पूरी तरह से कर लिया। देखिए अक्सर गैस जब आप किसी, देखिए अभी तो टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं रही है, लेकिन उन दिनों खासकर बिल्कुल ऐसा था कि टीबी वाले मरीज के पास कोई बैठना ही पसंद ना करता था, जैसे आज कोरोना के हालात हो रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी बीमारी हो। आज से 100 साल बाद कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं रह जाएगी। यस, जैसे अब टीबी को बहुत बड़ी बीमारी नहीं मानते हैं। सो गैस 1818 में इनको बहुत बुरी तरह जुकाम हुआ, जो कि अपने भाई की देखरेख करते हुए हुआ। एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस है 1818 में, इन्होंने डेडिकेट किया है ये थॉमस चार्ल्टन को। गैस ये जो आप देख रहे हैं ना, बात कहीं की कहीं जा रही है, आप लोग सोच लेंगे। तो गैस मैं बता दूं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इनकी पूरी की पूरी ब्रीफ समरी को दर्शाया है जॉन किट्स के बारे में। हालांकि इसके बाद में हम लोग अलग अलग सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लिटरेरी कैरियर के अलग से डिस्कस करेंगे गैस यहाँ पे आगे जा करके, और उसके बाद में इनकी पोएम्स के बारे में, लाइक एंडीमियन के बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। सब कुछ हम लोग अलग अलग बात करेंगे गैस, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बहुत अच्छे से मैं आपको इसकी समरीज वगैरह सब बताने वाला हूँ, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ में, बिल्कुल क्लियरली। किड्स कॉल्ड इट अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन। किड्स ने इसको बोला है कि ये एक ट्रायल है मेरी इमेजिनेशन की, पावर ऑफ इमेजिनेशन का। एंडीमियन वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय जॉन विल्सन क्रोकर। जॉन विल्सन क्रोकर ने इसको क्रिटिसाइज किया है इन द क्वार्टरली रिव्यू में, अपनी एक क्वार्टरली रिव्यू, यानी कि जो कि एक हर तीसरे महीने छपने वाली बुक है, उसके अंदर उन्होंने इसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं अपना इतना ही कवर रखूँगा। इसके बाद में हम लोग आगे और बात करेंगे जॉन किट्स के बारे में ही, फिर हम लोग धीरे धीरे इनके वर्क्स की तरफ चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे, सबको अलग अलग पढ़ेंगे खूब अच्छे से गाइस, और आनंद लीजिएगा ठंड का और तैयारी करते रहिएगा अपनी। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।